गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये हमारा जो लेक्चर है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 2 बायो की एनसीईआरटी का चैप्टर है। हम लोगों ने पिछले क्लास में एंथर वॉल के बारे में पढ़ा था। आपने बताया था कि एंथर वॉल में कितनी लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर लेयर को हमने एपिडर्मिस कहा, उसके बाद एंडोथीसियम आया, फिर मिडिल लेयर आया और फिर टैपेटम आया। टैपेटम आपका इनर मोस्ट लेयर होता है। इसका बेसिकली काम होता है जो पॉलन ग्रेन डेवलप कर रहे हैं पॉलन सेक के अंदर, मतलब यंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम टैपेटम का होता है। टैपेटम के और भी सारे काम होते हैं, जैसे पॉलन किट सब्सटेंस को भी सिक्रेट करता है टैपेटम, स्पोरोपोलेनिन को भी सिक्रेट करता है टैपेटम। टैपेटम को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ाने के बाद, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा टैपेटम का रोल, है ना। तो हमने याद करिए पिछले क्लास में हमने एंथर वॉल के अंदर 4 स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाए थे, जिसको मैंने कहा था पॉलन सैक। आगे हम बताएंगे कि उस पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं आज आपको पता चलेगा। तो बेसिकली जो पॉलन सैक होता है उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू पाई जाती है, ठीक है। और उसमें होता है उसके कुछ सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म कुछ सेल में ज़्यादा आ जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, तो कुछ सेल मैच्योर होकर के बना लेते हैं स्पोर मदर सेल। और वही स्पोर मदर सेल, कभी कभी उसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल देते हैं, वही आगे चल करके बना लेते हैं माइक्रोस्पोर। तो पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहाँ तक कि नीट में आता है बोर्ड के लिए। माई नोट्स लेक्चर्स along with NCERT is sufficient to clear any kind of medical exam। अब तो केवल एक ही एग्जाम बचा है, नीट, है ना। तो एक एग्जाम होने के कई फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी होता है। तो हर चीज़ का अपना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। आप लोग लगे रहिए और लेक्चर पे कंसंट्रेट करो। तो देखिए, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर ये हमारा एंथर है, ये फिलामेंट है, और एंथर को और फिलामेंट दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है स्टेमन। एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है, लेकिन यूनिलोब किसमें होगा? मालवेसी फैमिली में। तो इसका अगर हम सेक्शन काटें तो हमको दिखता है सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर टैपेटम। एंथर कैसा होगा? बाइलोब्ड होगा। एंथर होगा बाइलोब्ड। एक लोब में 2 स्पोरेंजिया या 2 पॉलन सैक, तो 2 लोब में 4 पॉलन सैक या 4 स्पोरेंजिया। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं पॉलन सैक, ठीक है। ये क्या है? हमारा पॉलन सैक है, ठीक है। तो यहां तक हम पिछले क्लास में बात कर चुके थे। अब हम देखेंगे कि पॉलन सैक के अंदर जो टिश्यूज पाई जाती हैं उनसे कैसे बनाते हैं माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। एक्चुअली मैं बोल रहा हूं माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, लेकिन हल्का सा अंतर होता है माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में। कब कहते हैं माइक्रोस्पोर, कब कहते हैं पॉलन ग्रेन, हल्का सा अंतर होता है। उस अंतर को हम आज पढ़ लेंगे। देखो, देखो ये पॉलन सैक है ना। मान लो पॉलन सैक है, इसकी बाहर की जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम बोल रहे हैं टैपेटम। इसको हम बोलते हैं क्या? टैपेटम।
याद रखना टेप्टम, आगे हम बताएंगे दो तरह के टेप्टम होते हैं। एक को बोलते हैं अमीबॉयड टाइप टेप्टम और दूसरा होता है सिक्रेटरी टेप्टम। उन सब की डिटेल्स देखेंगे आगे में। ये हमारा टेप्टम है, ये हमारा टेप्टम है। इसके अंदर कुछ टिश्यूज इस तरह से भरी होती है। ये कुछ सेल इसमें ऐसे होते हैं जो कि बिहेव करना शुरू कर देते हैं एज अ स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, इसे मान लो ये हमारा स्पोर मदर सेल। याद रखना प्लॉइडी, ये आपका पॉलन सेक है। पॉलन सेक की प्लॉइडी कितनी होगी? 2n होगा। पॉलन सेक के अंदर ही स्पोर मदर सेल मिला हमको, तो इसकी भी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। अब होता है इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट और बन जाता है 2 सेल। तो बताओ क्या कहेंगे इसको? इसकी प्लॉइडी क्या होगी? मियोसिस फर्स्ट होने के बाद प्लॉइडी हो जाएगी n। अब दूसरा होगा मियोसिस सेकेंड, और हम आपको बता दें कि मियोसिस सेकेंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस। तो 2 सेल से बन जाएगा 4 सेल। इस तरह से यह हमारा 4 सेल है। तो इन स्पोर मदर सेल के डिवीजन से जो सेल बना उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्या है ये? माइक्रोस्पोर। और यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर एक साथ हैं, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हैं कि माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी कितनी है? n है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो कुछ लोग n जोड़ करके 4n बता देते हैं कि माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? 4n। लेकिन नहीं, माइक्रोस्पोर टेट्राड की भी प्लॉइडी वही होगी जो माइक्रोस्पोर की है, मतलब हैप्लॉइड होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। और माइक्रोस्पोर डायड, 2 सेल तो डायड कहेंगे, ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। तो ये माइक्रोस्पोर शुरुआत में आपस में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, क्यों जुड़े हुए होते हैं? क्योंकि केमिकल निकलता है, उसको बोलते हैं केलोज। केलोज केमिकल माइक्रोस्पोर को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। ठीक है, कौन सा केमिकल जोड़ता है माइक्रोस्पोर को आपस में इन माइक्रोस्पोर टेट्राड में? तो कहते हैं केलोज। ठीक है, तो केलोज केमिकल लिख लो। केलोज की स्पेलिंग CALLOSE। केलोज केमिकल joins all microspore in a microspore tetrad। केलोज केमिकल की मदद से ही माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड पर केलेज एंजाइम एक्ट करता है तो ये टेट्राड टूट जाता है और माइक्रोस्पोर बाहर निकल जाते हैं। या जब टेट्राड मैच्योर हो जाता है तो भी माइक्रोस्पोर टेट्राड टूट जाते हैं। कुछ प्लांट्स में माइक्रोस्पोर टेट्राड हमेशा ही साथ रहते हैं, ये भी बात होती है। अब देखो, माइक्रोस्पोर टेट्राड से जब माइक्रोस्पोर टूटकर अलग होता है, याद रखना, अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं। जब तक माइक्रोस्पोर टेट्राड में है कहेंगे उसको माइक्रोस्पोर। लेकिन जैसे ही माइक्रोस्पोर टेट्राड से टूटकर अलग होता है तो उसको माइक्रोस्पोर न बोल करके क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। ठीक है, जब माइक्रोस्पोर टेट्राड से टूटकर अलग होगा तो कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन मींस व्हाट? पॉलन ग्रेन का मतलब वही माइक्रोस्पोर जो टेट्राड के फॉर्म में था, अब वो जो टूटकर अलग हो जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड के टूटकर अलग होने पर जो हमको माइक्रोस्पोर मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। ठीक है, बोलो। तो पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन वो माइक्रोस्पोर है जो कि माइक्रोस्पोर टेट्राड से अलग होकर निकलता है। ये टूट जाएगा,
माइक्रोस्पोर टेट्राड मैच्योर होने के बाद अगर टूट जाता है तो माइक्रोस्पोर रिलीज हो जाएंगे, तो उसको माइक्रोस्पोर न बोल करके क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। अच्छा, ये माइक्रोस्पोर कहाँ थे, पॉलन सेक के अंदर, मतलब ये कह सकते हैं कि पॉलन सेक में जो टिश्यू था उसी से बने हैं माइक्रोस्पोर, इसीलिए हम पॉलन सेक का दूसरा नाम दे देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। और माइक्रोस्पोरेंजिया से लेकर के माइक्रोस्पोर टेट्राड तक की जो बनने की घटना है, या हम ये कह दें कि स्पोर मदर सेल से लेकर के माइक्रोस्पोर टेट्राड तक के बनने की जो घटना है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये कहलाएगा हमारा प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और स्पोर मदर सेल। तो लिख लो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डालो हेडिंग और लिख लो इसमें फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। प्लॉडी याद रखना, स्पोर मदर सेल की प्लॉडी 2n, माइक्रोस्पोर डायड की प्लॉडी n, माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉडी n। माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में क्या अंतर होता है, जब माइक्रोस्पोर टेट्राड से टूटकर अलग होता है तो उसी को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर जो बनता है उसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कैसे बनता है, मियोसिस से बनता है। मियोसिस का मतलब कैरियोकाइनेसिस भी होगा और साइटोकाइनेसिस भी होगा। ठीक है, तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में सेल डिवीजन, तो वहाँ पढ़ा होगा आपने कि मियोसिस जब भी होती है, सेल डिवाइड जब भी करती है तो दो तरीके से होता है। पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो उसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड के बारे में। जनरली माइक्रोस्पोर टेट्राड कई तरह के होते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड। सबसे ज्यादा पाया जाता है टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड, फॉलोड बाय आइसोबाइलेटरल माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड के बारे में चर्चा करते हैं। On the basis of arrangement of microspore in a tetrad, on the basis of arrangement of microspore in a microspore tetrad, in a tetrad, microspore tetrad are of following types. Are of following types. माइक्रोस्पोर टेट्राड कई तरह के होते हैं। जैसे पहला आता है टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये जो टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज्यादा यही मिलता है टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये कुछ इस तरह से होगा अगर देखा जाए तो। ये है टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, सबसे कॉमन यही होगा। कौन सा, टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड सबसे कॉमन होगा। 4 माइक्रोस्पोर होते हैं, 1 2 3, एक इसके पीछे होगा। ठीक है, इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड। दूसरा आता है आइसोबाइलेटरल टेट्राड। आइसोबाइलेटरल टेट्राड वो कुछ इस तरह से होगा।
ये आपका आइसोबायलैटरल टेट्राड है, ठीक है, आइसोबायलैटरल टेट्राड। बना लो इसको, रब करते हैं हम। तीसरा होता है डिकुसेट टेट्राड। तीसरा होता है डिकुसेट टेट्राड। क्या कहेंगे? डिकुसेट। इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? इस तरह से, ये डिकुसेट टेट्राड है, ठीक है। एक माइक्रोस्पोर यहां, एक यहां, एक यहां। नाउ फोर्थ इज टी शेप्ड टेट्राड। टी शेप्ड टेट्राड कहते हैं इसको। ये कैसा होगा? ये नाम से क्लियर, टी आकार का होगा। ये टी शेप्ड टेट्राड है, ये टी के आकार का है, टी शेप्ड टेट्राड। अब एक टेट्राड और होता है, नाम से क्लियर, उसको बोलते हैं लीनियर टेट्राड। इन सबको बना लिया करो। लीनियर टेट्राड वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपका कहलाता है लीनियर टेट्राड, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ टेट्राड हो गए। कौन कौन से? 5 तरह के हमने बताए। एक टेट्राहेड्रल, उस जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। दूसरा आइसोबायलैटरल, तीसरा डिकुसेट, चौथा टी शेप, पांचवा लीनियर टेट्राड। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे, है ना। तो एक चीज लिखना है इसमें, एक प्लांट होता है जिसमें कि ये सारे तरह के टेट्राड मिलते हैं। एक प्लांट है जिसमें कि ये सारे तरह के टेट्राड मिलते हैं। उस प्लांट का नाम क्या है? अरिस्टोलोकिया इलेगंस, ठीक है। उस प्लांट का नाम क्या है? अरिस्टोलोकिया इलेगंस। अरिस्टोलोकिया इलेगंस। In Aristolochia elegans, all the above types of tetrad are found. जितने भी अभी हमने टेट्राड बताए वो सब मिलते हैं इसमें। All the above 5 types of tetrad are found. ये पांचों तरह के टेट्राड किसमें मिलेंगे? अरिस्टोलोकिया इलेगंस में मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया, हमने प्लाडी को भी साथ साथ बताते चला हूं मैं। टेट्राड के बारे में हम सीखे हैं, 5 तरह के टेट्राड होते हैं। पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर में क्या अंतर होता है वो हमने सीखा है। किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना है वो हमने सीखा है। माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन से दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमने आज सीखा है, ठीक है। अब देखेंगे हम कि पॉलन वॉल, लेकिन पॉलन वॉल को देखने के पहले हल्का सा पढ़ेंगे टैपिटम के बारे में, ठीक है। अब टैपिटम को समझना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों हम लोग देखेंगे टैपिटम के बारे में। तो ये हमारा पॉलेंस है, मतलब अब माइक्रोस्पोरेंजिया भी जानते हैं इसके बारे में, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। पॉलेंस का आउटर मोस्ट लेयर क्या है? टैपिटम। टैपिटम से सवाल अक्सर आ जाते हैं नीट या मेडिकल एग्जाम में। टैपिटम जो है इनर मोस्ट लेयर है किसका? एंथर वॉल का। सबसे बाहर वाले लेयर का नाम एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर टैपिटम। टैपिटम एंथर वॉल की सबसे इनर मोस्ट लेयर है। जनरली ये लेयर सिंगल लेयर की होती है, मतलब एक लेयर होती है। हमने देखा था कि एंडोथीसियम 1 से 3 लेयर भी हो सकती है, मिडिल लेयर भी 1 से 2-3 लेयर हो सकता है।
नहीं, कैप्टम क्या होगा, जनरली सिंगल लेड होती है और ये इंडिविजुअली और कंप्लीटली सराउंड इस का, हमने 4 जो पॉलिसिक देखे थे उसको ये कंप्लीटली सराउंड करती है। कौन, कैप्टम। डीएनए कंटेंट जो कैप्टम सेल का होता है वो 2n से ज्यादा होता है। जनरली जो डीएनए कंटेंट 2n से ज्यादा होने के भी जो रीजन बताते हैं वो है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। आप जनरली ये देखोगे कि जब कैप्टम सेल्स इमेच्योर होती है तो वो यूनिन्यूक्लिएट होती है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होने चला जाता है, जैसे जैसे मैच्योर होती चली जाती है तो उस केस में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है। तो इमेच्योर में क्या होगा, यूनिन्यूक्लिएट, मैच्योर में क्या होगी, मल्टी न्यूक्लिएट। और मल्टी न्यूक्लिएट होने के कारण एक सेल में अगर कई सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे तो डीएनए कंटेंट भी 2n से ज़्यादा हो जाएगा। तो डीएनए कंटेंट जो कैप्टम सेल का होता है वो 2n से ज़्यादा होता है। ऐसे क्लियर। एंडोमाइटोसिस होती है, फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई होता है और पॉलीटेनिंग। एंडोमाइटोसिस पूछा गया है कई बार, इन दोनों चीज़ को याद रखना, ठीक है। 2 तरह के कैप्टम होते हैं, अब उसके बारे में जान जाए थोड़ा सा। इन सबको बस नाम याद रखो, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि नीट हो रहा है तो बेसिकली एनसीईआरटी ही आपका सिलेबस है। एनसीईआरटी को थोड़ा दाएं बाएं हम देख सकते हैं, ठीक है। बना लीजिए, लिख लीजिए और नोट्स इसका अच्छे से बनाते जाओ क्योंकि एग्जाम टाइम में ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स साबित हो सकता है। और जितने भी लेक्चर्स हम दे रहे हैं वो टोटली एनसीईआरटी और नीट बेस्ड है। एक भी सवाल, मोर देन 99% क्वेश्चन नोट्स और हमारे नोट्स से, डीपीपी से, क्वेश्चन पेपर से मिल ही जाते हैं। कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है वो भी हम सिखाएंगे, या लगभग इन सब जो मेरा लेक्चर रहता है उसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड रहती है। तो लेक्चर अच्छे से सुनने के बाद उसका नोट्स बनाने के बाद कुछ खास बचता नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रूशियल पॉइंट्स सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने का हमने शुरुआत किया है उसके पीछे पर्पज़ ये है कि जो बच्चे कहीं पर कोचिंग नहीं कर पाते हैं या किसी तरह से किसी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ या कॉर्पोरेट कोचिंग या प्राइवेट कोचिंग से लाखों फीस लेते हैं, वो पे नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पे फ्री में पूरा पढ़ सकते हैं। अभी तो बायो सीरीज़ शुरू किए हैं, बहुत ही जल्द केमिस्ट्री और फिजिक्स भी शुरू किया जाएगा, इससे कि पढ़ाई एकदम निःशुल्क रहेगी, फ्री एजुकेशन रहेगा, सभी के लिए रहेगा, ठीक है। और अगर आसपास समाज में आपको ऐसा कोई दिखता है जो कि बिल्कुल भी पढ़ने में असमर्थ हो या पढ़ने में बच्चा अच्छा है लेकिन उसके पास इतनी भी फैसिलिटी नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को भी, मतलब जो मोबाइल से पढ़ाई आप लोग कर रहे हो उससे भी नहीं पढ़ सकता है, तो उसे हमें बताइए। हमारे जो जगदम्बा फाउंडेशन है वहाँ पे बताइए, तो हमारी पूरी तरह से कोशिश रहेगी जो टैलेंट है, जिस भी बच्चे के अंदर टैलेंट है वो किसी भी कारण से वो टैलेंट ऐसा ना हो कि आगे डेवलप ना कर पाए, उन्हें हमें ज़रूर बताइए। उन बच्चों को हम लोग ज़रूर जितना संभव हो सकेगा मदद करेंगे, हर स्तर पे मदद करेंगे। और कोई भी सोशल इश्यूज़ है हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में, कोई भी इश्यूज़ है, आप जगदम्बा फाउंडेशन संस्था को तुरंत सूचित करें। और या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है या किसी से कोई और भी दिक्कत है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने के अलावा कोई और भी विकल्प आप लोगों के पास, किसी के पास नहीं। अगर कोई सोचता है कि बिना मेहनत किए हम आगे बढ़ जाएं, शॉर्टकट मार लें, फिल्मी तरीका अपना लें, तो वो पॉसिबल नहीं। हमारी संस्था मैच्योर, मेरिटोरियस, लेकिन अगर जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीब हैं, हर तरह से उन बच्चों की हेल्प करने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है। और लेक्चर्स को जो हम लोग यहाँ बताते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, डिग्रीज दे रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उससे भी आप लोग जुड़े। वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स, पीडीएफ्स जो भी हमसे बन पड़ेगा हम जरूर देंगे। अपने बिजी शेड्यूल से भी समय निकाल करके हम लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। ये लेक्चर आपको साल भर नहीं, आने वाले कई सालों तक चलता चला जाएगा। और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे मेडिकल एग्जाम में या किसी और एग्जाम में,
तो उनसे भी हम आशा करते हैं कि वो इस तरीके से का जो हमने शुरू किया है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड एट ऑल लेवल्स, उसे वो कंटिन्यू रखेंगे और जगदम्बा फाउंडेशन के साथ जुड़ करके समाज में एक अच्छाई और सभी को समाज में सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लोग टैपटम के बारे में और पढ़ेंगे और साथ ही साथ मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे।